नमस्कार दोस्तों। 26 दिसंबर 1991 कहते हैं इस दिन शीत युद्ध खत्म हुआ था। आखिर क्या हुआ था इस दिन? दोस्तों, इसी दिन सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई। जो कल तक शीत युद्ध को लीड कर रही थी, जमीन से लेकर आसमान तक हर क्षेत्र में अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी, अचानक कैसे बिखर गई। दोस्तों, किसी भी देश का 15 भागों में बिखर जाना कोई आम बात नहीं है, और यह सवाल केवल सोवियत यूनियन और समाजवाद और साम्यवाद के पतन के लिए ही पूछना जरूरी नहीं है, बल्कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए जानना जरूरी है। और हमारे लिए ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे भी देश का कभी ना कभी बिखराव हुआ था। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 22 जनवरी 1905 से, जब रूस में वहाँ के मज़दूर कुछ संघ बना के वहाँ के राजा से कुछ मांग कर रहे थे। काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी। वहाँ के राजा, जिसे जार कहा जाता है, जैसे दोस्तों हिंदुस्तान में राजा को सम्राट या बादशाह कहा जाता है, वैसे वहाँ के राजा को जार कहा जाता था, जिनका नाम था जार निकोलस द्वितीय। उनसे कुछ मांग कर रहे थे और उन्होंने अचानक निर्ममता से उन पर गोली चलवा दी, लाखों लोगों की हत्या करवाई, और इस दिन को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। यह खबर आग की तरह पूरे विश्व में फैल गई। इस बीच रूस का एक व्यक्ति जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन, वह उस वक्त जर्मनी में था। जब उसे इस खबर के बारे में पता चला तो तुरंत जर्मनी से रूस चला गया, और उसने यहाँ आते ही मज़दूरों का एक संघ बनाया जिसे कहा गया सोवियत संघ। लेनिन कार्ल मार्क्स की विचारधारा उससे काफ़ी प्रेरित था। कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनकी जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी के खिलाफ थी। मतलब जिस वक्त औद्योगिक क्रांति हुई, उस वक्त उन्होंने देखा कि जो ये पूंजीपति लोग हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, सीधे सीधे उनको फ़ायदा हो रहा था, और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उन्हें कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें वही काम मिला जो वो सदियों से करते आ रहे थे, मजदूरी। दिक्कत इस बात की नहीं थी। दिक्कत ये थी कि उनसे 15-15, 20-20 घंटे काम कराए जाते थे और टाइम से सैलरी भी नहीं दी जाती थी, और इसमें सरकार का कोई नियंत्रण था नहीं, मजदूर के लिए कोई नियम कानून था ही नहीं। तो ऐसी व्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है, इसमें सीधे सीधे फ़ायदा उन्हीं को होगा जिनके पास पैसा होगा, और जिनके पास पैसा होगा औद्योगिक विकास भी उन्हीं का सीधे सीधे होगा। और इसमें सरकार उन उद्योगपतियों से सीधे टैक्स ले लिया करती थी। किसे रोजगार मिला, किसे मजदूरी मिली, इन सब से सरकार को कुछ खास मतलब था नहीं। और जनता सरकार के सामने भी नहीं जा सकती थी, कुछ मांग करने भी नहीं जा सकती, क्योंकि सरकार के हाथ में कुछ था नहीं। सारी कंपनियां, सारे चीज़ें प्राइवेट थी। तो इसलिए इस चीज़ को कार्ल मार्क्स ने कहा ये सिस्टम सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। उनका मानना था कि उद्योग और व्यापार का सारा जिम्मेदारी सरकार का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए, जिसमें गरीब और अमीर का कोई झंझट ही ना हो। मतलब जब सारी चीज़ें सरकार के नियंत्रण में रहेंगी, सारी चीज़ें सरकारी रहेंगी, तो किसी के पास कोई अपना चीज़ रहेगा नहीं, यानी सबका वो रहेगा। तो इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था में रखा गया। लेनिन को ये व्यवस्था सबसे अच्छी लगी, और इसमें सीधे सीधे सबसे अच्छी बात ये थी दोस्तों कि इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरीके से फ्री हुआ करता था, और पर्यावरण पे पूरी तरीके से ध्यान दिया जाता था। ये बात लेनिन को भी बहुत अच्छी लगी। लेकिन दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जितने प्लस पॉइंट होते हैं उतने ही माइनस पॉइंट होते हैं। जैसे किसी भी क्षेत्र में विकास दो तरीके से होता है, पहला हॉरिजेंटली और दूसरा वर्टिकली। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वो सरकार के नियंत्रण में होती है। तो सरकार को सारी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। फ्री शिक्षा देनी होती है, फ्री स्वास्थ्य देखना होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं मजदूर वर्ग के या जनता के लिए, तो उस चीज़ को फ्री किया जाता है, और उस पर भी ध्यान दिया जाता है। टेक्नोलॉजी हो गई, उद्योग चीज़ हो गया, पर्यावरण हो गया, इन सब पे ध्यान दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ को एक साथ मिला करके चलना हॉरिजेंटली डेवलपिंग कहलाता है। और दूसरा जो वर्टिकली डेवलपमेंट का मतलब हुआ, ये ज़्यादातर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा जाता है। इसमें सीधे सीधे प्रॉफिट पर ध्यान दिया जाता है। आफ्टर ऑल प्रॉफिट होना चाहिए बस। सरकार को इसमें टैक्स मिल जाता है अच्छा खासा, लोगों को रोज़गार मिल जाता है,
उद्योगपतियों को प्रॉफिट मिलता है। इसमें कहीं ना कहीं किसी एक ही क्षेत्र में विकास देखा जाता है, क्योंकि जो उद्योगपति लोग हैं वो उसी जगह पे अपना ज़्यादातर इन्वेस्ट करेंगे जहाँ उनको प्रॉफिट हो, और इसलिए किसी एक क्षेत्र में ज़्यादातर डेवलप होता है, इसलिए इसको वर्टिकली डेवलप कहा जाता है। और दोस्तों, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का माइनस पॉइंट होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो नेगेटिव पॉइंट होता है, वो आप समझ सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी कितने मन से काम करते हैं। और ये बात लेनिन अच्छी तरीके से जानता था कि अगर इन्हें थोड़ी सी भी उदार नीति इनके प्रति अपनाई गई या इन्हें थोड़ा सा भी किसी प्रकार का छूट दिया गया तो ये काम करना नहीं चाहेंगे, और इन्हें ना किसी प्रकार की अभिव्यक्ति और ना किसी तरीके का संघ बनाने की आज़ादी दी गई। तभी आप देखेंगे कि किसी भी साम्यवादी देश में ना किसी प्रकार का कोई संघ होता है, ना किसी तरह की कोई धरना प्रदर्शन होता है, ना कोई मांग उठता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब तक रूस में लेनिन जैसे नेता बने रहे तब तक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रही, चलती रही, और जैसे ही थोड़ी सी उदार नीति अपनाई गई, देश 15 भागों में बिखर गया। दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध जापान पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराने के साथ साथ खत्म हुआ। अमेरिका एक नई महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। इस बीच 29 अगस्त 1949 को रूस ने भी अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया। उस वक्त सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन हुआ करते थे। इसके बाद प्रतिस्पर्धा की दौड़ इतनी तेज चली कि इसमें कई सारे देश बर्बाद हो गए। आतंकवाद का उदय हुआ, अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की टूट गई, लाखों लोग मारे गए, जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना गया। इसमें दोस्तों अमेरिका का तो कुछ खास अर्थव्यवस्था पे प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था टूटने लगी। मैंने पहले भी बताया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो नेगेटिव पॉइंट होता है, वहाँ का प्रशासन सही ढंग से नहीं चल रहा हो, मज़दूरों को सही ढंग से काम नहीं मिल रहा या मज़दूर सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तब वहाँ की अर्थव्यवस्था टूटने लगती है। और जब तक सही है तब तक सही रहेगा। तो यही चीज़ सोवियत यूनियन के साथ भी होने लगी। अर्थव्यवस्था का बिखराव देख करके मिखाइल गोर्बाचे सोवियत यूनियन के महासचिव बने, तो उन्होंने राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार करने की पहल की। उन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जैसी व्यवस्था लाने की कोशिश की, और यही कारण हुआ कि सोवियत यूनियन 15 भागों में बिखर गया। दोस्तों, अभी तक सोवियत यूनियन में किसी भी प्रकार की आज़ादी मज़दूरों को या वहाँ की जनता को नहीं मिला था। यानी ना किसी प्रकार की बोलने की आज़ादी थी, ना किसी तरह का कुछ अपने हिसाब से कुछ काम करने की आज़ादी थी। और यही चीज़ मिखाइल गोर्बाचे सोवियत यूनियन में लाना चाहते थे। उनका मानना था कि सारी चीज़ें, अगर अर्थव्यवस्था का सारा कंट्रोल सरकार के ही हाथों में रहेगा तो सरकार कहाँ कहाँ ध्यान दे पाएगी। और जब उस देश के कुछ अमीर लोग, कुछ बड़े लोग जब इन सब चीज़ों पे कंट्रोल थोड़ा अपना लाएंगे तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और औद्योगिक विकास भी होगा। तो उन्होंने ये चीज़ पहल करने की कोशिश की। दोस्तों, उन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जैसे आर्थिक सुधार और राजनीतिक सुधार को पहल दिया। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना, और ग्लासनोस्ट का मतलब हुआ खुलापन। इससे पहले रूस में किसी प्रकार की खुलेपन की आज़ादी नहीं थी, और जैसे ही ये मिखाइल गोर्बाचे ने ये घोषणा किया, वहाँ राज्यों के अंदर जो आक्रोश कई सालों से जो पनप रहे थे, वो आंदोलन का रूप ले लिए। इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सारे राज्य आंदोलन करने लगे, आज़ादी की मांग करने लगे। और इसी बीच जर्मनी में जो बर्लिन की दीवार चलाई गई थी, जर्मनी को जो 2-3 भागों में बांट दिया गया था, उसको तोड़ दिया गया, जर्मनी का एकीकरण किया गया। और मिखाइल गोर्बाचे ने शीत युद्ध को ख़त्म करने के लिए अफ़गानिस्तान और पूर्वी यूरोप से अपनी सेना वापस बुला ली, और शीत युद्ध समाप्त हो गया। और धीरे धीरे उनके अलग अलग राज्यों में, सोवियत यूनियन के जो अलग अलग संगठन थे, इन सब में स्वतंत्रता की मांग उठने लगी, और देश 15 भागों में विभाजित हो गया। दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन 15 भागों में टूट गया, जिसमें से रूस उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ये सारे कारण थे दोस्तों कि सोवियत यूनियन का बिखराव हुआ।